तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ कॉमर्शियल स्टडीज़ फॉर आईसीएसई सिलेबस। तो बच्चों अभी जो है बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा या लापरवाही करके आप लोगों ने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया होगा। यदि अगर किया भी होगा तो आप लोग शायद भूल गए होंगे या आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा। तो आज हम लोग कॉमर्शियल स्टडीज़ को रिवाइज करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट से लेके एंड तक। यहाँ पे मैं आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उनका अर्थ क्या है, ताकि आप लोग इतना प्रिपेयर्ड हो जाओ कि एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे वो है स्टेक होल्डर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेक होल्डर का मीनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर कौन होता है, किसे हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं, स्टेक होल्डर का अर्थ यानी कि मतलब क्या होता है। तो स्टेक होल्डर के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपके बुक में, द टर्म स्टेक होल्डर हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मीन्स एन इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। जो स्टेक होल्डर वर्ड है ये स्टेक वर्ड से लिया गया है और इसका अर्थ ये होता है कि आपको कोई इंटरेस्ट होना या एक्सपेक्टेड बेनिफिट, आपको कोई बेनिफिट लाभ होने के लिए आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। स्टेक होल्डर्स देयरफॉर मीन ऑल दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव अ स्टेक इन फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि स्टेक होल्डर वो होता है, जैसे कि सपोज कोई इंडिविजुअल, कोई एक लौता इंसान हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। स्टेक होल्डर वो होते हैं, चाहे अकेला हो, चाहे ग्रुप हो, संगठन हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है, जिसको आपके बिजनेस से कोई मतलब होता है, जिसको फर्क पड़ता है आपके बिजनेस के ऑपरेशन से कि उसमें आप क्या क्या करते हो, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है वो होता है स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है एम्प्लॉय जो आपके बिजनेस में काम कर रहा है, ओनर, उसके बाद आपके कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सारे वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको आपके बिजनेस से फर्क पड़ता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अच्छा या बुरा कोई भी तरह का प्रभाव पड़ता है या उनको फर्क पड़ता है या उनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, इन्हीं को कहा जाता है स्टेक होल्डर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेक होल्डर। पहले आपको स्टेक होल्डर का मीनिंग लर्न होना चाहिए। तो स्टेक होल्डर का मीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इसको आप लोग लर्न करके रखना। स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर के दो टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं स्टेक होल्डर्स के? टाइप्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इंटरनल हम लोग किसे कहते हैं, एक्सटर्नल हम लोग किसे कहते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म from within the organization are known as internal stakeholders. They consist of owners, shareholders, employers of the organization. Shareholders as owners supply capital and have an important stake in the company. यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जो बिजनेस के अंदर होते हैं, कोई बाहरी इंसान नहीं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस के अंदर हैं, जो बिजनेस के अंदर से काम करते हैं और उनको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। जैसे कि ओनर हो गए, जैसे कि एम्प्लॉयर्स जो काम देता है, फिर एम्प्लॉइज जो काम लेता है, जो काम करता है, उसके बाद शेयर होल्डर जो आपके बिजनेस में पैसे हिस्सेदार होते हैं, जो पैसे लगाते हैं और हिस्सेदार बन जाते हैं। ये सारे वो हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं और इन्हें कहा जाता है इंटरनल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल इसी का उल्टा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर मतलब होता है बाहर वाला। बाहर वाला मतलब जो बिजनेस के अंदर से जुड़ा हुआ ना हो, जो बाहरी इंसान हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, सप्लायर्स,
अब यहाँ पे क्रेडिटर कौन होता है? कर्जदार, जिनसे आप लोगों ने कर्ज लेके रखा है। सप्लायर्स, जिनको आप अपना प्रोडक्ट, अपना माल सप्लाई करते हो, वो होते हैं सप्लायर्स। डीलर्स, जो आपका सामान को खरीदने में या बेचने में मदद करते हैं। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कॉम्पिटिटर कौन है। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो आपके ही लेवल पे कोई आपके जैसा ही बिजनेस करता है, जो आपसे compete करता रहता है। और उसके बाद है गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, मीडिया एंड सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, जो आपके बिजनेस में बिलोंग नहीं करते, वो बिजनेस के बाहरी इंसान है जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को लर्न करके रखना होगा, वो होता है डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर है, जो भेद है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, आपको डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपके बुक में जो दिया गया है डिफरेंस किसके बीच में, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में क्या डिफरेंस दिया है? इंटरनल के लिए बोला गया है दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर से ऑपरेट करते हैं, मतलब इनका काम जो होता है वो बिजनेस के अंदर से होता है। और एक्सटर्नल के लिए दिया गया है दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कौन होते हैं? जो बिजनेस के बाहर से काम करते हैं। उसके बाद इंटरनल के लिए फिर से दिया गया है दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग हर चीज़ में, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि बिजनेस किस तरह से रन होगा। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का उसमें पार्टिसिपेंट रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट अपना हिस्सेदारी निभाते हैं। और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बाहरी इंसान होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो मैनेजमेंट में कोई हेल्प नहीं करते हैं, उन्हें बस अपने मतलब, अपने लाभ से ही आपके बिजनेस से मतलब रहता है। उसके अलावा आपका बिजनेस डूब जाए या वो ग्रो कर जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपना प्रॉफिट, अपना लाभ चाहिए बस। दे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। इंटरनल के लिए बोला गया है दे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ओनर्स एंड मैनेजर्स। ओनर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज होते हैं ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं। और एक्सटर्नल कौन होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटरनल किसे कहा गया है, यहाँ पे एक्सटर्नल किसे कहा गया है। अगर आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो इंटरनल के लिए आप ये मान के चलिए, सपोज आपका घर जो है, आपका घर एक बिजनेस फर्म है, तो आपके घर में जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं, जो घर के अंदर है, यानी कि आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके माता पिता, आपके दादाजी दादी जी, आपके चाचा चाची, आपके कजन्स, ये सारे लोग जो घर के अंदर है, जो घर के हर चीज़ों में, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी काम आए, कोई भी टास्क आए, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो आप ही लोग होते हैं। तो आप लोग होते हैं इंटरनली लिंक्ड अप रहते हैं अपने घर में, तो यानी कि आप अपने बिजनेस फर्म के लिए इंटरनल स्टेक होल्डर्स आप लोग हुए। तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल कौन हुए? एक्सटर्नल वो लोग होते हैं जैसे कि आपके रिश्तेदार, रिश्तेदार जो आपके घर में नहीं रहते, जो आपसे दूर रहते हैं, आपसे घर के बाहर रहते हैं, या आपके पड़ोसी जो आपके बिजनेस फर्म में, यानी कि आपके घर में बिलोंग नहीं करते, वो आपके घर के बाहर वाले एंटिटीज हैं, वो बाहर रहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, उससे भी आपके पड़ोसियों को और आपके रिश्तेदारों को फ़र्क पड़ता है। अगर आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो हमेशा ताक झाँक करते हैं, देखते हैं और अपना लाभ उठाने का कोशिश करते हैं। आपके घर के बारे में भी आपके पीछे बात करते हैं। तो ये होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो आपका कोई काम या टास्क या हेल्प करने तो नहीं आएंगे, मैनेजमेंट में कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन अपना लाभ जहाँ इन्हें मिलेगा वहाँ ये अपना लाभ उठाने आ जाते हैं। इस तरह के होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो अब बिजनेस में इंटरनल कौन होते हैं? ओनर्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स और उसका मैनेजमेंट, ये सारे लोग हो जाते हैं आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस से लिंक अप नहीं है, जो बिजनेस के बाहरी इंसान है, बिजनेस के लिए वो हमारे अपने नहीं होते हैं, बाहरी होते हैं, जैसे कंपटीटर्स हो गया, जैसे गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, डीलर, कर्जदार, या फिर
जो आपको सामान सप्लाई करते हैं वो सारे लोग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं जो बिजनेस से जुड़े रहते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उन लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस होता है बिजनेस से। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है वो होते हैं एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स यानी कि ओनर एंड मैनेजर्स। जो ओनर, जो मालिक होते हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है? उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि उन लोग का जो कैपिटल होना चाहिए, सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जो कैपिटल वो लोग लगाते हैं बिजनेस में वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहना चाहिए, मतलब बिजनेस कल को डूबे ना, वो लोग यही चाहते हैं। अब फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, फेयर और रेगुलर रिटर्न, जो पैसा वो लोग लगाए हैं उस पर उन लोगों को टाइमली रिटर्न मिलते रहे और अच्छा रिटर्न मिले। साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो पैसा वो लोग लगाए हैं वो एप्रिसिएट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। एप्रिसिएट मतलब होता है बढ़ना, डिप्रिसिएट मतलब होता है घटना। तो वो लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ते रहे। साथ ही साथ और क्या दिया गया है? इक्वल पार्टिसिपेशन। इक्वल पार्टिसिपेशन मतलब हर जो बिजनेस के जो मालिक होते हैं, अगर बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं है, वो एक पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी है जहाँ पे एक से ज़्यादा मालिक होते हैं, वो चाहते हैं कि सबको बराबर पार्टिसिपेशन का मौका मिले। कोई अकेला मालिक नहीं होता है, सबको डिसीजन लेने का राइट होता है। पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। और बिजनेसमैन जो ओनर होते हैं वो क्या चाहते हैं? कंपनी का अच्छा खासा नाम हो जिसके ऊपर वो लोग गर्व कर सकें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो अगली पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से उनका जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। मतलब काम उनका, जो जॉब वो कर रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए। उनका मतलब ऐसा ना हो कि आज काम वो लोग शुरू कर रहे हैं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कभी भी उनको काम से निकाल दिया जाए। वो लोग सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए उनका जॉब, कि उन लोग को पता है कि जॉब वो लोग करते रहेंगे इन फ्यूचर तक, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, उनका काम चलते रहे, उनको निकाला ना जाए। अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और सैलरीज और वेजेस जो होते हैं, यानी कि तनख्वाह और दिहाड़ी, जैसे कि अगर वो लोग वेजेस डेली बेसिस पे काम करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, और सैलरी जो महीना के एंड पे आपको मिलता है यानी कि सैलरी, उन लोग को अपने काम के अनुसार उन लोग को तनख्वाह और दिहाड़ी मिल जाना चाहिए। सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। सेफ और कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान रिस्की जॉब नहीं करना चाहेगा, सब लोग सेफ और सुरक्षित, मतलब जो सुरक्षित काम होता है वैसा काम करना चाहेंगे जहाँ उन लोगों को नुकसान ना हो, जान पे कोई खतरा ना हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स जो सामान देते हैं कंपनी को, फेयर प्राइसेस फॉर सप्लाईज, जो सामान लोग दे रहे हैं उस पर सही प्राइस, उन लोग को अच्छा कीमत मिलना चाहिए बिजनेस से, यही चाहते हैं। रीजनेबल टर्म ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट के लिए जो डिलीवरी और पेमेंट, यानी कि जो पैसा मिलेगा सामान के लिए और जो डिलीवरी होगा वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब जो सप्लायर होते हैं उनके अनुसार होना चाहिए। रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट टर्म्स। अगर उधार पे सामान ले रहा है कंपनी क्रेडिट टर्म्स में, यानी कि उधार पे, तो उन लोग को टाइमली पेमेंट मिल जाना चाहिए। टाइम, जितना टाइम के लिए कंपनी मांग रहा है कि हमें 1 महीना के लिए, 2 महीने के प्रोडक्ट चाहिए उधार पे, 1 महीना 2 महीने बाद हम लोग इसका पैसा चुकाएंगे, तो 1-2 महीने बाद टाइम पे उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। सप्लायर सही चाहता है कि मैंने जो कंपनी को उधार पे सामान दिया है उसका पैसा जो टाइम पे आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स जो होते हैं कर्जदार, जो बिजनेस में मतलब लोन देते हैं, जो पैसा देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो लोग क्या चाहते हैं? सेफ्टी ऑफ लोन गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। वो लोग चाहते हैं कि उन लोग का पैसा जो वो लोग बिजनेस को दे रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहना चाहिए, उन लोग का पैसा डूबना नहीं चाहिए। कोई भी कर्जदार पैसा देता है तो चाहता है कि जिस कंपनी में पैसा लग रहा है वो कंपनी आगे ग्रो करे ताकि मेरा पैसा वो लौटा सके, ऐसा ना हो कि कंपनी डूब जाए और मेरा पैसा भी उसके साथ डूब जाए। साथ ही साथ रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम। अगर जितना टाइम के लिए आपने लिया है उस पर टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाना चाहिए। किस चीज़ का? इंटरेस्ट। कोई भी कर्जदार पैसा देता है तो फ्री में नहीं देता है, बदले में इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, तो ब्याज जो है वो टाइम टू टाइम पेमेंट हो जाना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑफ लोन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जितना टाइम के लिए लोन कंपनी ने बोल के लिया था, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले, टाइम खत्म होने से पहले पैसा वापस आ जाए, यही चाहता है कोई भी क्रेडिटर, कोई भी कर्जदार। ऐसा ना हो कि 5 साल के लिए मांग के आपने 10 साल तक पैसा चुकाया ही ना। आगे क्या दिया है? एक्सपेक्टेशन ऑफ
गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन ये होता है टू फॉलो द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। जो कानून बनाया गया है, नियम और कायदा कानून देश के लिए, उन नियमों का पालन करे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उनका पालन करके ही आगे अपने बिजनेस को रन करे। टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड इन टाइम। सारा टैक्स जो ईमानदारी के साथ कंपनी भर दे। टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स, जो सरकारी अधिकारी है उनमें आप रिश्वतखोरी, घूसखोरी ना फैलाओ। ऐसा कि आप अपना टैक्स बचाने के लिए जो सरकारी अधिकारी जो पोस्ट पर बैठे हैं उनको आप रिश्वत खिला देते हो और अपना टैक्स बचा लेते हो और गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स पहुंचा ही ना। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन का जो रिसोर्सेज है, देश का जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आगे एट द एंड सोसाइटी यानी कि समाज बहुत खतरनाक होता है, संभल के रहिएगा समाज से। आगे क्या दिया गया है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। समाज क्या चाहता है कि बिजनेस जो हो वो इन्वायरमेंट का ख्याल रखे और प्रोटेक्ट करे। ऐसा ना हो कि वो अपने ऑपरेशंस के थ्रू, बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू इन्वायरमेंट को बर्बाद करे, पॉल्यूशन फैलाए। समाज ये चाहता है, जबकि समाज खुद सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। मेरे जैसे आप जैसे आम लोग, हम लोग खुद भी पॉल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो बिजनेसमैन जो है, ये लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो, जबकि हम लोग अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। आगे टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फील्ड्स। एम्प्लॉयमेंट, जो समाज होता है वो ये चाहता है कि अगर कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को रोजगार भी दे, यानी कि नौकरी, काम धंधा भी दे, कमाने के लिए हेल्प करे। टू डोनेट फंड फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर। फंड पैसा भी दे, किस लिए? चैरिटी के लिए। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों का भला भी करे, समाज सेवा भी करे, डोनेट किया करे, चैरिटी किया करे, पब्लिक वेलफेयर, समाज का भला के लिए। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, और जो इंसानों का, जो हर इंसान का जो राइट्स होता है उन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करें, इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें वुमेन और चिल्ड्रंस के राइट्स को भी इंक्लूड किया जाता है कि उनको रिस्पेक्ट करना है, उनके राइट्स को, उनका कोई जो अधिकार है उनको छीना ना जाए या उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। जो अगला टॉपिक हम लोग का है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर बाय द मैन्युफैक्चरर। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर फॉर वैल्यू। इन दिस अप्रोच मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस एंड एंड्स विद देयर सेल। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का जो सरल, जो सबसे आसान अगर आपको मतलब समझाऊं तो मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि गुड्स को किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो गुड्स को बनाता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो उस गुड्स को इस्तेमाल करेगा। तो बनाने वाले से लेकर इस्तेमाल करने वाले तक जो हम लोग गुड्स को पहुँचाते हैं उसको ही हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। अब मार्केटिंग में क्या होता है? जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता ही है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला यानी कि मैन्युफैक्चरर, और कंज्यूमर यानी कि इस्तेमाल करने वाला। तो बनाने वाले से इस्तेमाल करने वाले तक तो गुड्स को ट्रांसफ़र तो किया जाएगा, लेकिन कैसे? फॉर वैल्यू मतलब एक कीमत अदा करना पड़ेगा। किसको? कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वाले को उस सामान के बदले एक कीमत अदा करना पड़ेगा। फ्री में तो कोई सामान नहीं देगा। आगे यहाँ पे और क्या बोला है? इन दिस अप्रोच मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस। मार्केटिंग का शुरुआत कब होता है? जब गुड्स बन जाता है। गुड्स यानी कि सामान जब आपका प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद मार्केटिंग शुरू होता है। और ख़त्म का होता है एंड एंड्स विद देयर सेल। और ख़त्म का होता है सेल्स, यानी कि सामान जो आपने बना लिया वहाँ से शुरू होगा और जब तक वो बिक ना जाए, कंज्यूमर के पास ना चला जाए, तब तक ये मार्केटिंग चलता है। तो ये होता है मार्केटिंग। और सेल्स जो होता है, सेल्स होता है मार्केटिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। सेल्स बस बिक्री करना ही होता है। जो आप सामान बेचते हो उस बेचने को ही सेल्स बोलते हैं। मार्केटिंग जब सामान बन जाता है उसके बाद से ही शुरू हो जाता है। ठीक, तो हम लोग कर रहे हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। तो आई होप आप लोगों को मार्केटिंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा। मार्केटिंग का अगर मतलब समझ में आ गया होगा तो सेल्स आप लोग समझ लीजिए। सेल्स होता है सामान को बेचना। जब आप दुकान पे कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको सामान बेचता है तो आप सामान वहाँ खरीदते हो। तो खरीदना और बेचना यही होता है सेल्स। सामान को बेचना इज कॉल्ड सेल्स। आगे आपको क्या पढ़ना होगा? आगे आपको पढ़ना होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सामान मतलब मार्केटिंग और सेलिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या दिया गया है? सबसे डिफरेंस
मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स। मार्केटिंग का जो मेन मतलब है आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना वांट्स, यानी कि जो लोगों का चाहत होता है उन चाहत को संतुष्ट करना और उसके बारे में पता करना, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग होता है एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी, सामान को बेचना किसके बदले, पैसा यानी कि मनी के बदले। इंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। मार्केटिंग क्या चाहता है, मार्केटिंग चाहता है कि फर्म जो हो वो स्टेबल संतुलित रहे और साथ ही साथ ग्रो भी करे। सेलिंग का क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग का जो मतलब होता है यहाँ पे होता है, सेलिंग में आपको प्रॉफिट, बस किसी भी तरीके से प्रॉफिट को बढ़ाना है, कैसे, सेल्स वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच के ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। ओरिएंटेशन, मार्केटिंग का ओरिएंटेशन क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड, लेट द सेलर बी अवेयर। यहाँ पे मार्केटिंग ये चाहता है कि जो सेलर हो, जो बेचने वाला हो, वो अवेयर होना चाहिए, कस्टमर से रिलेटेड होता है। और सेलिंग जो होता है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड, लेट द बायर बी अवेयर। यहाँ पे सेलिंग में ये लोग चाहते हैं कि जो बायर होता है वो बी अवेयर रहना चाहिए। और स्कोप क्या है मार्केटिंग का, वाइडर इन स्कोप इंक्लूड सेलिंग। मार्केटिंग बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है, मार्केटिंग के अंदर ही बिलोंग करता है सेलिंग। और सेलिंग क्या है, सेलिंग बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि मार्केटिंग के अंदर आता है, यानी कि नैरो इन स्कोप पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आगे बिगनिंग एंड एंडिंग। बिगनिंग और एंडिंग आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि मार्केटिंग कब होता है, प्रोडक्शन, जब सामान बन जाता है और जब तक सेल नहीं होता है तब तक मार्केटिंग चलता है। और सेलिंग क्या होता है, सिर्फ बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ सेल। प्रोडक्शन जब सामान बन गया उसके बाद सिर्फ जो आप बेचते हो, बेचने को ही सेलिंग कहा जाता है। और मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग होता है बिफोर प्रोडक्शन, जो सामान बनाने से पहले ही शुरू हो जाता है। एक्चुअली आप क्या होता है, कोई भी कंपनी कोई भी सामान बनाने से पहले वो ये आइडेंटिफाई करता है कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या, लोगों के वांट्स और डिमांड के अनुसार ही प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो मार्केटिंग शुरू हो जाता है कब, लोगों के वांट्स और डिमांड्स को पता करने से ही, यानी कि सामान बनाने से पहले ही मार्केटिंग को पता कर लिया जाता है। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, न्यू एंड मॉडर्न कंसेप्ट। और सेलिंग क्या, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। पुराने मेथड से ही सेलिंग में ग्रोथ होता है और मार्केटिंग में हमेशा नए नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आपको लाना पड़ता है ग्रो करने के लिए। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। अगर आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया होगा तो उसके बाद आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे आप लोगों को पढ़ना होगा प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आइए बच्चों समझते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी सामान होता है, कोई भी, जैसे कि आप दुकान पे जाते हो, सपोज ये बुक एक प्रोडक्ट है, ये मार्कर एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई वस्तु कोई सामान होता है जिसको आप खरीदते हो अपना वांट्स को सेटिस्फाई, अपना चाहत को संतुष्ट करने के लिए। प्रोडक्ट टू होता है। सर्विस होता है, सर्विस मतलब अगर हिंदी में बोला जाए सर्विस मतलब सेवा होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आपको कोई ट्रांसपोर्ट, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई सामान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कराना, वो क्या हो जाता है, सर्विस। जब आप सैलून में जाते हो तो सैलून में क्या मिलता है आपको, सर्विस मिलता है। आप वहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, आप अपना हेयर कट वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपका सेवा हो रहा है, सर्विस हो रहा है। ये स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, यहाँ सारे जगह पे क्या होता है, वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कूल में टीचर्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि एक तरह से आपको सेवा मिल रहा है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ पे आपको कोई वस्तु नहीं दिया जा रहा है, कोई सामान नहीं दिया जा रहा है। प्रोडक्ट होता है कोई वस्तु कोई सामान देना है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है कंज्यूम करने के लिए, कोई सामान एक्चुअली में कोई वस्तु मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप देख सकते हो और सर्विस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि प्रोडक्ट वो चीज़ें हैं जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो। सर्विस वो चीज़ें हैं जिन्हें आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो।
समझ सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो एक तरह से मैं आप लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इस सर्विस को देख नहीं सकते हो लेकिन समझ सकते हो, आप फील कर सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के मस्तिष्क में समझ में आ रहा होगा। ये होता है सर्विस। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका चेकिंग करता है, तो वहाँ पर वो कोई सामान वस्तु नहीं देता है, वहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद जब डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको दवाइयाँ लिख के देता है और आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, और मेडिकल स्टोर पे जब आप दवाइयाँ लेते हो, वो दवाइयाँ होते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको कुछ वस्तु मिल रहा है जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो। और डॉक्टर को जो आपने कंसल्टिंग फीस दिया है, वो फीस आपने एक्चुअली सर्विस के लिए पे किया है। डॉक्टर वहाँ पे आपको कोई दवाई नहीं दे रहा है, वो बस आपको चेकअप कर रहा है और आपको साथ ही साथ दवाइयाँ आपके लिए प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो सर्विस और प्रोडक्ट में आपने डिफरेंस समझ लिया और शायद दोनों का मतलब भी समझ लिया होगा। प्राइसिंग, इसके बाद प्राइसिंग पढ़ना होगा। प्राइसिंग आप लोगों को पता होगा प्राइसिंग क्या होता है। प्राइस का मतलब तो पता होगा, प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस मतलब होता है कीमत। और प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्राइसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का कीमत रखना। जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो तो उसका उसके वैल्यू के हिसाब से, उसके वर्थ के हिसाब से, जितना उसका कीमत है उस हिसाब से उसका आप एक कीमत रखते हो। तो जब भी आप प्रोडक्ट और सर्विस बनाओगे या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसका उचित एक दाम रखोगे। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, इसके बाद अगला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन मतलब बढ़ावा देना, किसको, सेल्स को। एडवर्टाइजिंग तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा एडवर्टाइजिंग क्या होता है। देखिए एडवर्टाइजिंग, आप लोगों ने वो अमिताभ बच्चन का बहुत ज़्यादा ऐड देखा होगा टीवी एड्स पे, जो नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, और ये शाहरुख खान भी करते हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को प्रचार करते हैं, मतलब चीज़ों को लोगों तक जानकारी प्रोवाइड करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो उन चीज़ों को खरीदे जाके। तो कभी कभी क्या होता है, चीज़ों का डिमांड होता नहीं है, उसे क्रिएट किया जाता है। कैसे, एडवर्टाइजिंग के जरिए। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का ये अर्थ होता है लोगों को नए प्रोडक्ट, नए चीज़ों के बारे में जानकारी देना, कब वो मार्केट में आ रहा है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसका फीचर्स है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, लोगों को जागरूक करता है। यही होता है एडवर्टाइजिंग। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोडक्ट का जो सेल्स होता है वो बढ़ जाता है, लोगों को जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होता उसका भी जानकारी उन्हें मिल जाता है, और वो उन चीज़ों को अगर ना चाहते हुए भी खरीदने का इच्छा उनके मन में अंदर ही अंदर जाग जाता है। आप लोग भी ऐसे होते होंगे कि बहुत सारे चीज़ आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे और देखने के बाद आप लोगों को जब उसका जानकारी होता होगा, आप लोग अपने मम्मी पापा से जिद करते होंगे कि मुझे भी ये चाहिए। आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर का तो मतलब पता है आप लोगों को, कंज्यूमर का मतलब कौन होता है। कंज्यूमर का मतलब होता है जो सामान को इस्तेमाल करता है, कंज्यूमर मतलब जो सामान को इस्तेमाल करने वाला है, और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। जो कंज्यूमर जो है, जो इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सुरक्षित रहने चाहिए। सुरक्षित किस तरह से रहना चाहिए, एक्चुअली क्या होता है, जो बिजनेस होता है या बिजनेसमैन होता है, वो लोग अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए कभी कभी आप लोगों को हार्मफुल प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, या फ्रॉड कर देते हैं, या झूठ बोल के कुछ और दे देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये एक फेयर हैंडसम जो है फेयरनेस क्रीम का, वो एडवर्टाइजमेंट करता है कि 7 दिनों में गोरा निखार, आप गोरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ, जबकि होता नहीं है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा केस हुआ था बहुत पहले, कुछ सालों पहले, जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले ब्रांड है, उसका एक प्रोडक्ट था मैगी। जो मैगी के साथ उन लोगों ने किया था, मैगी में क्या हो गया था, वो लोग पॉर्क ऑयल उसमें यूज़ करते थे, यानी कि जो पिग होता है उसका ऑयल उसमें डालने लगे थे, जो कस्टमर्स को नहीं पता था, जिसके बारे में इन्फॉर्म नहीं था, और लोग उसे कंज्यूम करते थे, जिससे क्या हुआ, लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों का जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट हुआ, या जो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं या वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियन समझ के खाते थे, उनके साथ गलत हुआ। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ बना देते हैं ताकि कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट्स है, जो उनके इमोशंस हैं, उनके साथ खेला ना जाए, और प्रॉफिट कमाने के लिए किसी का किसी तरीके से भी नुकसान ना किया जाए। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 में फीचर हुआ था ऑफ द एक्ट, राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का क्या राइट होता है,
कंज्यूमर को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, मीनिंग एंड टाइप्स, उसका मतलब पढ़ लेना आप लोग, टाइप्स पढ़ लेना, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। और कंज्यूमर जो होते हैं वो अवेयर रहने चाहिए। कंज्यूमर क्या होते हैं, देखिए हमारे देश में क्या है, 100% लिटरेसी रेट नहीं है, मतलब सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। जब सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे सरकार स्टेप उठाता है कि जो लोग समझदार नहीं है या जिनको ज़्यादा समझ नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो सरकार यहाँ पे स्टेप्स उठाता है कि किन तरीके से कंज्यूमर्स को जानकारी प्रदान किया जाए ताकि वो जो सामान वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में वो लोग जानकार बने, सतर्क बने। इसके लिए तरह तरह के कैंपेन चलाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे टीवी एड्स भी लॉन्च करते हैं गवर्नमेंट अपने द्वारा, और ताकि कंज्यूमर को समझ में आ सके कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए बुरा है। और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस के लिए बना देते हैं ताकि बिजनेस जो रहे उन डिटेल्स को शेयर करे और कंज्यूमर को हर जानकारी मिल सके। आप लोग कोई भी अगर मतलब खाने वाला वस्तु अगर खरीदते हैं तो देखिएगा उस पर पीछे डिटेल्स में इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ मैंडेटरी है, उस पर इंग्रेडिएंट बिजनेस को, कंपनी को दर्शाना पड़ेगा ही, ताकि कंज्यूमर को पता हो कि वो जो खा रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ है। अगर उन चीज़ों को आप कंज्यूम नहीं करते हो तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के जान जाओगे और आप उसे नहीं खरीदोगे, ताकि आपके साथ कोई भी चीज़ गलत ना हो सके, आपका कोई नुकसान ना हो सके। बहुत सारी कंपनी क्या करते थे, वो इंग्रेडिएंट्स को छुपा लेते थे या नहीं दर्शाते थे, नहीं दिखाते थे, जो कि हार्मफुल होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऐसा काम करते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो या तो कंपनी बंद होता है या तो पेनल्टी भरना पड़ता है, जिससे उनका बाद में बहुत लॉस होता है। ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना। ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अगर इसका फुल फॉर्म बताए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब यानी कि जो ऑल टोटल आपका जो ट्रेड व्यापार होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन ट्रेड, ऑनलाइन हम लोग जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। आज के टाइम पे आप लोगों को पता होगा बच्चों, हम लोग ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेसिंग और हर चीज़ ऑनलाइन में करने लगे हैं। आजकल बच्चे टीचिंग जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं टीचर से, यहाँ तक कि अब तो डॉक्टर्स भी ऑनलाइन पेशेंट्स को विजिट करने लगे हैं। तो जो सारे बिजनेस होते हैं अब वो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ई टेलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई टेलिंग के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट और एप्लीकेशंस है जो प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और होम डिलीवरी यानी कि आपके डोर स्टेप तक लाके सामान दे देते हैं। फिर ई एडवर्टाइजिंग मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो कि आप सपोज अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप लोग देखना वीडियो के बीच में कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ये होता है ई एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो आप लोग डिजिटली आप किसी भी डिवाइस पे देखते हो। ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, और यही ऑनलाइन की दुनिया से ही डिजिटल वे में ही मार्केटिंग भी किया जाता है। एंड ई सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिकली आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी भी मिल जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हो गया। आजकल आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एजेंट के पास ही जाए, आप चाहे तो ऑनलाइन भी खुद से भी परचेस कर सकते हैं इंश्योरेंस वगैरह, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी वगैरह, किसी से भी रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह। तो ये टॉपिक आपका ई कॉमर्स यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग थर्ड टॉपिक यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कैपिटल एंड अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू। सबसे पहले इसमें क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल और रेवेन्यू में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका मीनिंग्स पढ़ना पड़ेगा। इसका मीनिंग्स क्या है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग सबसे पहले आप लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा। आइए क्या दिया गया, कैपिटल और रेवेन्यू में दो चीज़ होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर the benefit of which is not exhausted within the current year but is enjoyed over a long period. Such expenditure is of non-recurring nature and result in acquisition of permanent assets.
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप कोई एक्सपेंस करते हो, कोई खर्च ऐसा करते हो कि जिसका जो लाभ है वो तुरंत ना खत्म हो जाए, बहुत लंबे समय तक चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस में आप बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हो। सपोज आपने खरीदा मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सारे जो चीज़ आप खरीद रहे हो, क्या ये 1 साल या 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने में क्या बिल्डिंग खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सालों साल तक चलेगा। जो व्हीकल आपने खरीदा, जो फर्नीचर, जो मशीनरी आपने खरीदा, ये सालों साल तक चलेंगे। हाँ, बीच में ये हो सकता है कि कभी कभी सर्विस कराना पड़ता है मशीनरीज को या व्हीकल वगैरह को, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाता है। उसका वैल्यू डिप्रिसिएट भले होगा टाइम टू टाइम, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। जो चीज़ लंबे समय तक चलता है उस पर जो आप खर्च कर रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो खर्च कर रहे हो वो एक तरह का आपको पूंजी ही है, उसको बेच के आप पैसा भी बाद में कमा सकते हो और ये बहुत लंबे समय तक आपको लाभ देता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीज़ होता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको लाभ देगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर। एक साल के अंदर ही जिसका लाभ खत्म हो जाए उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ रिकरिंग नेचर एंड डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। और इसको हम लोग परमानेंट एसेट भी नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो। सपोज एक कंपनी है डोमिनोज, तो जो डोमिनोज कंपनी है अगर वो ओवन खरीदता है तो ओवन क्या है? ओवन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो ओवन है वो अगले साल भी इस्तेमाल करेगा वो पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वेजिटेबल्स, चीज़ और फ्लोर, ये जो मैदा होता है, मैदा खरीदा, चीज़ खरीदा और जो वेजिटेबल्स खरीदा है, ये सारे चीज़ आज जो आया है वो आज पिज़्ज़ा बनेगा, कल पिज़्ज़ा बनेगा, वो उसके बाद सेल हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, अगले दिन फिर लाना पड़ेगा, उसके बाद खत्म होगा फिर लाना पड़ेगा। उसको बार बार टाइम टू टाइम आपको परचेस करते रहना पड़ेगा और एक बार बिकने के बाद वो आपके हाथ से चला जाएगा और उसका लाभ एक ही बार आपको प्रॉफिट देके खत्म कर देगा। लेकिन जो ओवन उन्होंने खरीदा, जो उन्होंने आउटलेट बनाया, उसके लिए जो बिल्डिंग, जो स्पेस उन लोगों ने खरीदा, वो सारी चीज़ जो है वो लंबे समय तक चलेगा। तो वो सारा चीज़ हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीनिंग अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंस थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। पर्पस क्या है? पर्पस है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इट इज़ इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। ये इस्तेमाल किस लिए होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट की तरह बिजनेस में मान सकते हैं। ये एक तरह का फिक्स्ड एसेट है जो लंबे समय तक चलेगा बिजनेस में, इसको फिक्स्ड एसेट में हम लोग जोड़ देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज़ इनकर्ड, ये जो एक्सपेंडिचर किया जाता है फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर दिन मतलब डे टू डे, हर दिन प्रतिदिन जो है ये खर्च इसलिए किए जाते हैं ताकि बिजनेस को चलाया जा सके, रन किया जा सके। ये लंबे समय तक आपको लाभ नहीं देता, इसलिए टाइम टू टाइम आपको ये करना पड़ता है हर स्पेसिफिक टाइम पे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है जो आप एक बार करोगे और आपको काफ़ी सालों तक लाभ देगा, काफ़ी सालों तक इस्तेमाल में आएगा, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो आप लोग किस लिए करते हो? ताकि हम लोग का जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी, जो कमाने का क्षमता है बिजनेस का, वो व्यापार का कमाने का क्षमता बढ़ सके। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो यहाँ पे आपका व्यापार का कमाने का क्षमता नहीं बढ़ता है। पीरियड ऑफ बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा तक लाभ देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली टू द करेंट अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ 1 साल के अंदर तक ही आपको हेल्प करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो किया जाता है अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज शोन इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाया जाता है। नेचर, नेचर क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है रिकरिंग इन नेचर। इफेक्ट्स ऑन एसेट्स लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए इफेक्ट क्या है एसेट्स में? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आप करते हो तो उससे आपका एसेट्स का जो सामान, जो वस्तु है, उन वस्तुओं का आपका जो दाम है वो बढ़ जाता है, एसेट साइड आपका बढ़ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट में कोई भी इंक्रीज देखने को, कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलता है। ये हो गया बेसिक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया है फाइनल
अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर आप लोगों को पता होगा सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। जो एक अकेला इंसान किसी बिजनेस का मालिक होता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो इसके कुछ सम्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो जो सम्स हैं वो सॉल्यूशंस वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन पे पढ़ते हैं, आगे के वीडियोस में आपको सम्स भी करना सिखाऊंगा। आगे दिया है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कॉस्ट का मतलब अर्थ क्या होता है। कॉस्ट का अर्थ होता है कीमत। किसी भी चीज़ का जो कीमत अदा करते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट। कितना खर्च हुआ है इस पर। जब आप दुकान पे जाते हो कोई भी चीज़ शॉपिंग करने तो उसका देखना कुछ ना कुछ कीमत होता है जो आप अदा करके आते हो, मतलब पे करके आते हो। अगर आप लोगों को शुद्ध हिंदी समझने में कोई दिक्कत होता है तो इसलिए मैं साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ। आइए, तो कॉस्ट क्या होता है। द टर्म कॉस्ट जनरली मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल incurred on or attributable to a given thing. However, the term cost cannot be explained, defined. वैसे तो हम लोग ज़्यादा विस्तार में समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके लिए जो पेमेंट आप करते हो वही हो जाता है कॉस्ट। सपोज इस बुक का प्राइस था 500 और मैंने इसके लिए 500 रुपये अगर दुकानदार को दिया तो इसका कॉस्ट क्या हुआ मेरे लिए हुआ 500। दुकानदार ने अगर इस बुक को मैन्युफैक्चरर से 400 में ख़रीदा होगा तो दुकानदार के लिए इसका कॉस्ट था 400 रुपये। मैंने 500 पे किया तो मेरे लिए था 500 रुपये। जो कीमत हम लोग अदा करते हैं, जो पैसा हम लोग पे करते हैं, वही होता है उस चीज़ का कीमत। किसके लिए? हमारे लिए। अलग अलग इंसान के लिए हो सकता है एक सेम प्रोडक्ट ही अलग अलग कीमत रखता हो, अलग अलग कॉस्ट रखता हो। लोगों को कभी कभी अलग अलग सामान अलग अलग कीमत पे मिल जाता है। आप कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग जब करते होगे या ऑफलाइन मार्केट में भी जाते होगे, सेम प्रोडक्ट दो अलग अलग दुकानों पे या अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग रेट्स पे मिलता है। यानी कि कहीं अलग अलग जगह पे कीमत जो होता है वो डिफर भी कर सकता है। आप जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफर रहता है, जो सबसे ज़्यादा सस्ता में मिलता है, वहीं से आप सामान उठा लेते हो। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉस्ट का? मटेरियल मतलब जिस सामान, मतलब जो मटेरियल, जो वस्तु से वो प्रोडक्ट बना है, फिनिश प्रोडक्ट, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगे थे, उसको बनाने में जो सामान लगे थे, उससे कॉस्ट में इफेक्ट आता है। ये एलिमेंट है। लेबर भी एलिमेंट है कॉस्ट का। लेबर पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का कीमत कितना होगा, क्योंकि जब कोई सामान बनाया जाता है तो कौन बनाता है? मशीनरी से भी अगर हम लोग तैयार करते हैं तो उस मशीन को भी कोई इंसान ही, कोई मेरे आप जैसा ही इंसान चलाता है, जिसको हम लोग लेबर कहते हैं। तो वो क्या फ्री में काम करता है? वो उसके बदले में सैलरी लेता है, और उस सैलरी क्या होगा, उस सामान की कीमत में जुड़ जाएगा। क्योंकि कंपनी को तो वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं से निकालना है। वो किस पे निकालेगा? वो अपने प्रोडक्ट से ही निकालेगा पैसा। एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी उस सामान को बनाने में पैसे लगे हैं वो सारे चीज़ उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल टैक्सेस। अगर टैक्स का बात करें तो टैक्स एक तरह का एक्सपेंस ही है बिजनेस के लिए। देखिएगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते होगे उस पर देखना लास्ट, मतलब पैकेट के पीछे या उस बॉक्स के पीछे लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। सारे टैक्सेस को जोड़ के, यानी कि जैसे जीएसटी लगता है आजकल के हर प्रोडक्ट्स पे, ऑलमोस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ढेर सारे टैक्सेस पहले लगते थे, अब डायरेक्टली जीएसटी लग जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो भी उसकी कीमत में ही जुड़ जाता है, जो कि आपको ही पे करना पड़ेगा एट द एंड। ओवरहेड्स, द टर्म ओवरहेड इंक्लूड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड्स। जितने भी इनडायरेक्टली सामान, मतलब उस प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे उसमें जुड़ जाएंगे। सपोज आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसमें टैक्स वगैरह भी जोड़ दिया, उसके बाद आप उसको सप्लाई करते हो होलसेलर को या फिर दुकानदारों को जो मैन्युफैक्चर देगा, तो क्या वो डायरेक्टली हवा से तो नहीं चला जाएगा, उसको लेके जाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करते हो? ट्रांसपोर्टेशन करते हो। ट्रांसपोर्टेशन फ्री में तो होगा नहीं। अगर आप उसको ट्रक से, बस से या किसी भी व्हीकल से आप उसको मोड ऑफ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते हो, चाहे रोडवे, रेलवे, किसी भी तरीके से, या वाटरवेज, वाटर बॉडी से आप सप्लाई करते हो, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, तो जब वो जाएगा तो फ्री में तो जाएगा नहीं, आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। जो खर्च वहाँ पे आप कर रहे हो वो कहाँ आएगा? वो खर्च भी आप अपने प्रोडक्ट में ही जोड़ोगे, ताकि वो पैसा भी आप कंज्यूमर से ले सको, वरना आपको कहाँ से पैसा मिलने वाला है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के। कॉस्ट तीन तरह के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल।
आइए क्या दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट वो होते हैं जो एक कीमत किसी भी प्रोडक्ट में जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, इतना ही खर्च पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट विद अ गिवन रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड अ गिवन टाइम पीरियड इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट तब तक चेंज नहीं होता जब तक वॉल्यूम चेंज ना हो। अगर वॉल्यूम सेम है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा उतना ही लगेगा। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट का अगर एक अच्छा एग्जांपल दे तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या हो जाएगा, लेबर यानी कि जो लेबर होगा, यानी कि लेबर क्या लेता है, लेबर लेता है सैलरी। तो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हुआ सैलरी पेड टू लेबर। जो लेबर को आप सैलरी पे करते हो वो तो आपका फिक्स ही रहेगा। अगर इस महीने आपने 20,000 तनख्वाह दिया तो अगले महीने में भी 20,000 दोगे, उसके अगले महीने में 20,000 दोगे। तो एक फिक्स पीरियड, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम ही रहता है जब तक आउटपुट यानी कि वॉल्यूम ना बढ़ाया जाए। आप एक लेबर से, एक वर्कर से 100 प्रोडक्ट्स बनवा लेते हो, 100 यूनिट्स बनवाते हो, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए वो 20,000 सैलरी महीना का लेता है। तो जब तक आप उससे 100 यूनिट्स की जगह 200 यूनिट्स नहीं बनवाओगे तब तक आपका यहाँ पे फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा। क्योंकि जब तक 100 यूनिट्स बनाना है वो अकेले बना लेगा, 200 यूनिट्स बनाना है तो आप एक और लेबर लाओगे जहाँ पे आपका कॉस्ट अब यहाँ पे बढ़ जाएगा। 20,000 से 2 वर्कर्स को आप दोगे तो 40,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप वॉल्यूम ना बढ़ाओ तब तक आपका कॉस्ट सेम रहता है, उस कॉस्ट को ही हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन द प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। वेरिएबल कॉस्ट आर एक्टिविटी बेस्ड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल जैसे कि आप जो, इसका बेस्ट एग्जांपल रॉ मटेरियल इसलिए है क्योंकि आप मार्केट से जो सामान लाते हो वो टाइम टू टाइम उसका रेट वगैरह क्या होता है, बढ़ता और घटता दोनों होता है। आप केचप वगैरह खाते होगे, सॉस वगैरह या जैम वगैरह खाते होगे, तो केचप किससे बनता है, अगर टोमेटो केचप खाते हो तो मार्केट में देखिएगा कभी टमाटर 20 रुपये किलो, कभी 50 रुपये किलो, कभी कभी 150-200 भी हो जाता है, 200 रुपये किलो भी टमाटर गए थे। तो इससे क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है वो कभी महंगा हो रहा है, कभी सस्ता हो रहा है। जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है तो उन्हीं रॉ मटेरियल्स को खरीद कर एट द एंड फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको भी महंगा और सस्ते दामों में अलग अलग रेट्स में सामान मिलते हैं। तो रॉ मटेरियल होते हैं वेरिएबल कॉस्ट, उसका कोई भी प्राइस जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आप लोग अगर ऑर्नामेंट या कोई ज्वेलरी पहनते होगे तो आप लोगों को पता होगा अभी गोल्ड और सिल्वर का क्या रेट चल रहा है, वो भी वेरिएबल। अभी जो रॉ गोल्ड और रॉ सिल्वर है जो माइन से निकल रहे हैं वो जो भी मार्केट में बिक रहे हैं उसका प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो रॉ मटेरियल्स का अगर प्राइस बढ़ गया है तो एट द एंड प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट और टाइम बेस्ड। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ये एक टाइम तक फिक्स रहता है, टाइम के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होता है। जैसे कि अगर आप लेबर को सैलरी देते हो तो सैलरी आज 20,000 दे रहे हो, क्या 2 साल बाद ही 20,000 देगा, उसका बोनस होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा, उसका सैलरी बढ़ेगा टाइम टू टाइम। तो 20,000 से 22,000 24,000 साल में 10% इंक्रीमेंट करोगे तो 2-2 हज़ार करके बढ़ते भी तो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो आगे जाके भी चेंज होता है। और वेरिएबल कॉस्ट आर एक्टिविटी बेस्ड, ये एक्टिविटी के साथ चेंजेस होता रहता है। तो ये होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद होते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो कभी कभी फिक्स्ड रहते हैं और कभी कभी चेंज होते हैं। ये पूरी तरह से ना फिक्स होते हैं ना पूरी तरह से वेरिएबल होते हैं। और फिर दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। मीनिंग डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट अंटिल और कॉस्ट सेंटर। डायरेक्ट कॉस्ट हुए होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हुए होते हैं कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, जो डायरेक्टली ना जुड़े, कहीं और से घूम फिर के जुड़ते हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे डायरेक्ट लेबर जो लेबर होते हैं जो प्रोडक्शन में जुड़े होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में ही सामान बनाते वक्त। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए अगर अच्छी तरह से आप समझिए, डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो खर्च जो आप सामान बनाने के लिए कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो सामान बनने के बाद आप खर्च करते हो, उस सामान को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, सामान बनने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, शुगर केन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर। शुगर पता है, शुगर मतलब होता है चीनी। चीनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, गन्ना चाहिए होता है, गन्ना यानी कि शुगर केन। तो आप लोगों को पता है जो गन्ना है उससे ही चीनी बनेगा। तो शुगर केन से शुगर जो बनता है, यहाँ पे शुगर केन के बिना शुगर बनाना इम्पॉसिबल है। तो शुगर केन जो आप खरीद के ला रहे हो, जो आप
किसानों से खरीद के ला रहे हो शुगर बनाने के लिए, तो वो आपका होता है डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि उसके बिना वो प्रोडक्शन आपका पॉसिबल ही नहीं है। और इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी ऑफ शुगर मिल मैनेजर, शुगर मिल का जो मैनेजर है, उस मिल का मैनेजर जो उसको मैनेजरियल हेड है जो मैनेज करता है, उसको जो आप सैलरी पे कर रहे हो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं था, बस मैनेजमेंट में उसका काम था। यहाँ पे लेना देना किसका होगा, जो लेबर जो उस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। जो लेबर उसको उन गन्नों से रस निकालता है, उन रस को बाद में रिफाइन करता है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होता है और फिर जाकर शुगर जब बनाया जाता है, तो जो सारे लेबर और वर्कर्स जो उसमें लगे हुए हैं उसको बनाने में, वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। और जो ये मैनेजर हो गए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वर्कर्स हो गए, ये सारे लोग हो जाएंगे इनडायरेक्ट, मतलब सामान बनने के बाद जो बेचने के लिए जब आप सप्लाई करने जाते हो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वर्कर्स होते हैं, वो सारे उनके जो सैलरी आप पे करते हो, उस पर जो एक्सपेंस आप करते हो, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं कॉस्ट तक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग करेंगे बजटिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और इसके बाद वो कॉमर्स पूरी तरीके से सिलेबस एक क्विक रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने पूरी तरह से इस वीडियो को और इसके बाद जो आएगा वीडियो उसको पूरी तरह से आप लोग देख लोगे, पूरा क्लास अटेंड कर लोगे, सही तरह से समझोगे, तो आप लोग, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग आराम से पास भी हो जाओगे और एक अच्छा स्कोर भी कर लोगे। 100 आउट ऑफ आपका 60-70 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, उससे कम तो बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप लोगों ने सही तरीके से रिवाइज कर लिया तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।